गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपन हमारे नए पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो है 024847। ये हमारा पेपर है। इस पेपर में अपन जो मैथ्स के पूरे 25 क्वेश्चन हैं उन 25 क्वेश्चंस का एक एक करके सॉल्यूशन करते हैं। तो आज अपन इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, ए एक काम को 12 डेज में कर सकता है, बी सी काम को 18 डेज में कर सकता है। यदि वे बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं और ए काम स्टार्ट करता है तो इस काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। हम लोगों को ये टाइम बताना है कि क्या होगा। तो देखिए चलिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ए वर्क को कर सकता है 12 डेज में, बी सी वर्क को कर सकता है 18 डेज में। सबसे पहला काम हम लोग यहाँ टोटल वर्क निकालें। टोटल वर्क हमारे पास आ जाएगा 36, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 2। अब सबसे पहले काम स्टार्ट करा ए ने और उसके बाद नेक्स्ट काम करने आएगा बी। इस तरह से बारी बारी से काम करेंगे। तो पहले दिन ए 3 पेड़ लगाएगा, सेकेंड डे बी 2 पेड़ लगाएगा, तो पेड़ कितने लग जाएंगे 5 पेड़ लग जाएंगे 2 दिनों। टोटल पेड़ लगाने हैं 36। 5 का कोई ऐसा मल्टीपल जो 36 हो या 36 से कम, इसका 7 टाइम, इसका 7 गुना 35 होता है। तो अगर हम इसका 7 गुना काम करवाएं, 35 पेड़ लगवाएं तो कितने दिन लग जाएंगे 14 डेज। 14 दिन में हमने 35 पेड़ लगा दी। अब हमें टोटल पेड़ लगाने थे 36, तो लगाने वाले पेड़ कितने बचे 1। ये 1 पेड़ लगाने कौन आएगा ए। यहाँ वही आता है जो काम को स्टार्ट करता है। एक दिन में 3 पेड़ लगाता है तो एक पेड़ को लगाने में कितना टाइम लेगा 1/3 डेज। तो हमारे टोटल कितने दिन लग गए 14 + 1/3, तो क्या आ जाएगा 14 सही 1/3 डेज। ये काम 14 से 1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है क्या? हमें फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया पक्का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर करते हैं। हमें कह रहे हैं वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर ए बी एंड सी, द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू सीज। हमें सी से निकलने वाली मीडियन की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। और ट्रायंगल के तीनों जो वर्टेक्सेस हैं, जो शीर्ष हैं, उनके निर्देशांक हम लोगों को दे रखे। तो अगर देखो अपन यहाँ पर ट्रायंगल बनाए, हमें सी से निकलने वाली मीडियन की लेंथ चाहिए, तो हम सी को ही ऊपर रख लेते हैं। इसका नाम अपन लिख लेते हैं ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे हैं 2,2, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -4, -4 और सी के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं -5, -8। अब देखिए सबसे पहला काम, अगर अपन ए बी का मिड पॉइंट, मीडियन क्या होती है किसी भी वर्टेक्सेस से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन। तो अगर मैं इसको नाम डी दे दूं तो मुझे क्या सी डी की लेंथ चाहिए। मीडियन होती है किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो सबसे पहले डी इसका मिड पॉइंट है। तो अगर हमें डी के निर्देशांक चाहिए, डी के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होंगे इन दोनों के टोटल का आधा, 2 - 4/2, 2 - 4/2, तो क्या जाएगा -2/2 -1, -1। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आए -1, -1। अब अगर हमें सी डी की लेंथ चाहिए, हम लोग जानते हैं कि अगर हमें किसी भी लाइन के दोनों वर्टेक्सेस के निर्देशांक अगर दे रखे हैं x1 y1 और x2 y2, x1 y1 और x2 y2, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो हमारे पास होती है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो हम लोगों को ये दो निर्देशांक, दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -5 -8 और -1 -1। तो यहाँ से अगर अपन इनके बीच की ये डिस्टेंस निकालें तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, -1 माइनस में -5 इसका स्क्वायर प्लस -1 माइनस में -8 इसका स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ से हम यहाँ क्या कह सकते हैं, -1 प्लस का 5 इसका होल स्क्वायर, -1 + 8 इसका होल स्क्वायर।
तो -1 + 5 क्या बना 4, 4 का स्क्वायर 16, -1 + 8 क्या बना 7, 7 का स्क्वायर 49। तो यहाँ से इस पूरे का रूट आएगा, ये डी स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 65। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट में 65। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन ए। ये हमने 52 नंबर क्वेश्चन करा, ये मीडियन पर बेस्ड क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करें। ए मैन कैन रो एट 5 km/h इन स्टिल वाटर इफ द रिवर इज रनिंग एट 1 km/h. It take him 75 minutes to row to place and back. How far is the place? देखो मैं कह रहे हैं कि शांत जल में नाव की चाल, ये x की वैल्यू है, इसको अपन हमेशा x से रिप्रेजेंट करते हैं, और धारा की चाल है 1, इसको हमेशा अपन y से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें कह रहे हैं कि हमें आने और जाने में टोटल 75 मिनट लगे, आने और जाने के टाइम का टोटल 75 मिनट। हम लोगों को डिस्टेंस बतानी है कि डिस्टेंस क्या होगी। चलिए डिस्टेंस की अगर अपन बात करें, डिस्टेंस कैसे निकालें। हम लोगों को पता है जब आने और जाने के टोटल टाइम दे रखा हो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लिया कि वो डिस्टेंस थी d किलोमीटर, तो d अपॉन s। एक बार हम अगेंस्ट द करंट जाएंगे और एक बार विद द करंट जाएंगे। तो यहां से अगर मैं अगेंस्ट द करंट जाऊं तो 5 - 1 क्या आएगा 4, विद द करंट जाऊं तो 5 + 1 क्या आएगा 6। तो ये स्पीड होगी, एक बार स्पीड दोनों का डिफरेंस होगी और सेकेंड टाइम स्पीड दोनों का टोटल होगी, और टोटल टाइम हमें दे रखा है 75 मिनट। इसको आवर्स में बदलने के लिए 60 का डिवाइड कर दी। अब यहां से अगर अपन इसका एलसीएम ले तो ये 24 आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा 40, सॉरी ऊपर हमारे पास क्या जाएगा, पहले 60 आएगा बाद में 40 आएगा। इसका एलसीएम आया 24, ऊपर सबसे पहले आएगा 60 फिर प्लस आ जाएगा 40। इसको अगर अपन 5 से कैंसिल 15 से कैंसिल कर दे तो ये क्या 5/4 बन जाएगा। तो 10d/24 बराबर 5/4। तो d बराबर 5 × 24/4 × 10। अब 5 से क्या 2 टाइम 4 × 2 8, 24/8 क्या आ जाएगा 3। तो डिस्टेंस कितनी है 3 किलोमीटर। इसका मतलब जो दो पॉइंट्स के बीच में वो ट्रेवल कर रहे हैं उनके डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे इस 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है क्या सब लोगों को? आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट बड़े आराम से ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 54 नंबर हमें कह रहा है द एवरेज ऑफ 24 नंबर इज 56, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नंबर इज 71.7, दैट ऑफ द नेक्स्ट 11 नंबर इज 42, द नेक्स्ट 3 नंबर्स 22, 23 एंड 24 आर इन द रेशियो। तो हमें 22 और 24 का एवरेज बताना है कि क्या होगा। चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को करने की। हम लोगों को ये एवरेज का क्वेश्चन दे रखा है, हम सब लोग ये जानते हैं कि जो एवरेज होता है वो क्या होता है सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ये हम सब लोग जानते हैं। तो यहां पर देखो हम लोगों को क्या दे रखा है, हमें सबसे पहले कह रहा है 24 नंबर्स का, नंबर्स है हमारे पास 24, इनका एवरेज हम लोगों को दे रखा है 56। तो यहां से अगर अपन इनका टोटल निकालें तो क्या नंबर को एवरेज से अपन मल्टीप्लाई कर दें। तो 6 × 4 क्या आएगा 24, लिख दिया 4 कैरी बच गई 2, यहाँ से 4 2 × 6 12, 5 × 4 20, 32 + 2 34, बच जाएगा 3, फिर आ जाएगा 10 + 3 13। तो इनका टोटल आया 1344। इसमें से पहले 10 नंबर्स का एवरेज है 71.7, तो इनका टोटल आ जाएगा 717। नेक्स्ट 11 नंबर्स का एवरेज हमें 42 दे रखे, तो इनका अगर अपन टोटल निकालें तो क्या आ जाएगा 462। तो ये हमारे पास 10 + 11 क्या 21 नंबर्स हो गए। इन 21 नंबर्स का अगर अपन टोटल देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1179। तो
तो अगर मैं 24 नंबर के टोटल में से 21 नंबर्स का टोटल अगर घटा दूं तो नेक्स्ट जो 3 नंबर्स आएंगे इनका टोटल क्या आ जाएगा? 14 में से 9 गए 5, 13 में से 7 गए 6, 12 में से 11 गए 1, तो 3 नंबर्स का टोटल क्या है? 165। अब ये 3 नंबर्स जो है, इन 3 नंबर्स का रेशियो हम लोगों को ये दे रखा है। अगर मैं इसको एग्जैक्ट रेशियो में बदलना चाहूँ तो सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सबको अगर अपन 12 से मल्टीप्लाई करें तो ये कैंसिल, 12/2 बना 6, 12/3 बना 4 और 12 से 12 कैंसिल, तो ये क्या बन गया? 5। तो इनका रेशियो हमारे पास क्या 6:4:5 है। इसका मतलब हमारा ये जो टोटल 165 है, इसको हम जो नेक्स्ट 3 नंबर्स दे रखें उन तीनों के अंदर क्या 6:4:5 में डिवाइड कर सकते हैं। रेशियो का टोटल 15 की वैल्यू 165 तो 1 की वैल्यू 11, तो यहाँ से 6 की वैल्यू 66 और 5 की वैल्यू 55। तो हमें इन दोनों का 22 और 24 नंबर का एवरेज चाहिए। तो इन दोनों का टोटल अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या जाएगा? 121। ये इनका टोटल आ गया। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ द नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो 121/2 तो क्या जाएगा? 60.5। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 60.5। आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास इस 54 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब ये बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हमें थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन करने और हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहे ए बैग कंटेन्स 180 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसा 25 पैसा क्वाइन इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 4। द नंबर ऑफ 50 पैसा क्वाइन हमें ये बताना है कि क्या होगा। देखो ये क्वाइंस का क्वेश्चन है रेशियो का। हम सब लोग ये जानते हैं कि जब हमें क्वाइंस का क्वेश्चन दिया जाता है रेशियो का, तो हम लोगों को अगर टोटल दे रखा है रुपीज का तो रेशियो देता है क्वाइंस का, टोटल अगर यहाँ पर देता है क्वाइंस का तो रेशियो देता है रुपीज का। हमें फाइंड क्या करना होता है? जिसका हमें टोटल पता है रेशियो भी उसी का फाइंड करना होता है। तो देखिए हमें टोटल रुपीज दे रखे 180 और हमें इनका क्वाइंस का 1 रुपीज 50 पैसे और 25 पैसे। इन क्वाइंस का रेशियो हम लोगों को 2:3:4 दे रखे। अगर हमें टोटल रुपीज का पता है तो रेशियो भी रुपीज का चाहिए। तो अगर मैं मान लूं कि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 2, 3 और 4 ही सिक्के, तो 1 रुपये के अगर 2 सिक्के हों तो क्या 200 पैसे बनेंगे? 2 रुपये या 200 पैसे बनेंगे। 50 पैसे के 3 सिक्के हों तो क्या 150 पैसे बनेंगे? और 25 पैसे के 4 सिक्के हों तो क्या 100 पैसे बनेंगे? तो इनके रुपीज का अगर अपन रेशियो निकालें तो ये पैसे से पैसे कैंसिल हो जाएगा। 50 से कैंसिल कर दें तो 4:3:2 आ जाएगा। तो रुपीज का रेशियो आया 4:3:2। टोटल रुपीज है 180। अब अगर हमें 50 पैसे वाले रुपीज निकालें, 50 पैसे के अगर अपन रुपीज निकालें तो टोटल रुपीज 180, रेशियो का टोटल 9, वैल्यू हमें चाहिए 3 की। तो ये चला जाएगा 20 टाइम 20 इंटू 3 क्या आ जाएगा? 60। 50 पैसे वाले अगर 60 रुपए, अब हमें 50 पैसे वाले रुपीज नहीं चाहिए, उनके क्वाइंस की संख्या चाहिए। तो 50 पैसे वाले 2 सिक्के हों तो 1 रुपया बनता है। तो 60 रुपए बनाने के लिए इसके डबल सिक्के चाहिए। तो कितने क्वाइंस चाहिए? 120। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल हमें कितने क्वाइंस चाहिए? 120। ये हमारे 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। अभी तक हमने इस पेपर के 5 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 नंबर, ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास बोर्ड मास का रूल लगेगा। चलिए बोर्ड मास का रूल अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। अब देखो सबसे पहली टर्म 5 से 1/5, इसको क्या हम 26/5 लिख सकते हैं। माइनस के अंदर सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट सोल्व करेंगे, लेकिन इस 3 से 1/2 को हम 7/2 लिख सकते हैं। माइनस के अंदर 5/6 माइनस में। इस ब्रैकेट को अगर अपन सोल्व करें, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो अंदर वाले ब्रैकेट का एलसीएम आ जाएगा 30। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा? 6 × 3 18 प्लस क्या आ जाएगा 3 माइनस में 8। 18 में से 8 गए, 10 + 3 क्या आ जाएगा 13। तो क्या 13/30 आ जाएगा। ये हमारे पास अंदर वाले ब्रैकेट का सॉल्यूशन आ गया।
अब अगर हम इस वाले ब्रैकेट को सोल्व करें, इस वाली टर्म को, तो इसका एलसीएम फिर से 30 आ जाएगा। 5 इंटू 5 25 माइनस 13, तो ये क्या 12/13 बनेगा। 26/5 माइनस में 7/2 माइनस में 12/30, ये हमारे पास है। अब देखो 12/30 आप चाहो तो इसको सोल्व करके लिख सकते हो। अगर अपन 12/30, अगर अपन इसको 2 से काट दें तो 6/15, लेकिन हमें बाद में एलसीएम लेना होगा तो फिर 30 बनाना पड़ेगा। तो अब देखो अगर मैं इसको फिर से सोल्व करूं तो 26/5 माइनस के अंदर एलसीएम आ गया 30, 15 इंटू 7 105 माइनस में 12/30, तो क्या आएगा 26/5 माइनस में यहाँ 30 आ जाएगा। अब 105 में से अगर अपन 12 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 93, फिर एलसीएम हमारे पास क्या जाएगा 30। फिर अगर अपन इसको 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 26 इंटू 6 क्या बन जाएगा 156 माइनस 93, 26 इंटू 6 बना 156 माइनस में 93, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 56 प्लस 7 63/30, 3 से कैंसिल कर दें तो 21/10, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास का क्वेश्चन हमें पता है कि क्या रूल होता है, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट और फिर उससे बड़ा ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो इस तरह से हमने इसका आंसर निकाल लिया 21/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। देखो 57 नंबर क्वेश्चन जो हमें दे रखा है, इसमें हिंदी में एक छोटा सा करेक्शन है। यहाँ दूध और पानी मिसिंग है, तो पानी के मिक्सचर के भरे हुए 3 कंटेनर है जिनके वॉल्यूम का रेशियो में दे रखा है, और इन कंटेनर्स के अंदर दूध और पानी का रेशियो हम लोगों को दे रखा है। अगर इनको एक साथ मिला दें तो हमें नए मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात बताना है कि क्या होगा। 3 कंटेनर्स हैं, इन तीनों के वॉल्यूम का रेशियो 7:5:13 है, और इनके अंदर मिल्क और वाटर जो है तीनों के अंदर, उसका रेशियो हम लोगों को जो दे रखा है, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो हम लोगों को दे रखा है 2:3, 47:53 और 9:11, ये हम लोगों को रेशियो दे रखा है। अब सबसे पहला काम हम क्या कर सकते हैं, तो इन सबको फ्रैक्शन में रखकर सोल्व कर सकते हैं। या देखो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इनका टोटल सेम बनाने की कोशिश करें। इन सब का रेशियो में टोटल 5, इन सब का रेशियो में टोटल 100 और इन सब का रेशियो में टोटल 20, इन वैल्यूज को ऐड करा। तो सबसे पहले सेम बनाना है, सबको क्या 100 बना ले। तो 100 बनाने के लिए पहली वैल्यू को 20 से मल्टीप्लाई करा और दूसरी वैल्यू को 5 से, और तीसरी बीच वाली वैल्यू तो जो है वो पहले से 100 है, तो ये क्या है 40:60। सेकेंड वाला आया 47:53 और थर्ड वाला हमारे पास आ गया 5 से मल्टीप्लाई करा तो 45:55। सबसे पहले हमने इनका टोटल सेम कर ली। अब टोटल सेम होने के बाद, इन सब का टोटल सेम होने के बाद हमें इनको 7:5:3 के अंदर मिलाना है। तो अगर हमें इनको 7:5:3 के अंदर मिलाना है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसकी मैं 7 गुना वॉल्यूम ले लूँ, इसकी 5 टाइम्स और इसकी 13 टाइम, और इन सबको आपस में ऐड कर दूँ। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करूँ फर्स्ट वाले को, तो हमारे पास क्या बनेगा 280 और 420। नेक्स्ट वाले को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई करें तो 47 को अगर अपन 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 235, 53 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें 265, और थर्ड वाले को अगर 13 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या जाएगा, 13 को अगर 45 से मल्टीप्लाई कर दें तो 450 और 135 585, और 55 को अगर अपन 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा 715, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो, ये तीनों के मिल्क और वाटर का रेशियो, मिल्क में मिल्क ऐड कर दे और वाटर में वाटर ऐड कर दे, तो 280, 235 और 585। अगर अपन इनका एडिशन करें 280, 235, 585, ये हमारे पास तीनों का मिल्क आ जाएगा, और वाटर को ऐड करें 420, 265 और 750,
ये वाटर का रेशियो आ जाएगा। तो इनको अगर अपन ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 1100। इनको अगर अपन ऐड करें, कैरी आ गई 1 2 3 9 10, फिर कैरी आ गई 1 4 6 7 1400। तो इनका रेशियो निकालें तो 00 से 00 कैंसिल, 11:14। तो हमारा 57 का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। देखो नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो हमारे पास प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। हमें कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए में 2 की दर से खरीदे और 3 रुपए में 5 की दर से बेच दिए, तो इससे कितने % का लाभ हुआ, हमें ये बताना है। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हम लोगों को पता है कि कॉस्ट प्राइस हमने 1 रुपीज में 2 नींबू खरीदे, सेलिंग प्राइस हम लोगों ने 3 रुपीज में 5 नींबू सेल करे। अगर मुझे इनका प्रॉफिट या लॉस चाहिए, मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आ जाएगा, मैं क्या लिख सकता हूँ कि मैंने 5 रुपीज में जितने नींबू खरीदे उनको 6 रुपीज में सेल कर दिया। 5 रुपीज में परचेज करके 6 रुपीज में सेल करा तो प्रॉफिट हुआ 1 रुपीज का 5 पर। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, 1/5 की वैल्यू 20%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 20%। आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आज के पेपर का बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन पर। देखो 59 नंबर क्वेश्चन हमें क्या करा है, ताजा अंगूरों में 80% वाटर है, सूखे अंगूरों में 10% वाटर है। यदि सूखे अंगूरों का भार 250 kg हो तो हमें ताजा अंगूर का वेट बताना है कि क्या होगा। तो अगर देखो इस पर अपन ध्यान दें तो ये हमारे पास क्या है, फ्रूट्स का क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है। हमें पता है कि इस मिक्सचर के अंदर पानी, अंगूर की बात करें, अगर अंगूर की बात करें तो उसमें क्या होगा, हमारे पास एक तो होगा उसका सॉलिड पार्ट जिसको हम उसका पल्प बोलते हैं, और एक होगा वाटर। जब किसी भी फ्रूट को सुखाते हैं तो सूखता क्या है, उसका पानी, पानी सूख जाता है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, हमारा जो फॉर्मूला होता है हमेशा वो क्या लिखेंगे, ओल्ड सॉल्यूशन इनटू पल्प का ओल्ड परसेंटेज बराबर न्यू सॉल्यूशन इनटू के अंदर पल्प का न्यू परसेंटेज। ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं। अब हम लोगों को पता है कि हम लोगों को स्टार्टिंग में जो ताजा अंगूर थे उनका भार बताना है, तो ओल्ड सॉल्यूशन बताना है, मान लिया x। अब ताजा अंगूरों में 80% पानी था, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, पल्प कितना होगा 20%। ताजा अंगूरों के अंदर अगर 80% पानी है तो पल्प कितना होगा 20%। फिर देखो अगर अपन बात करें नया सॉल्यूशन, सूखे अंगूरों का भार, न्यू सॉल्यूशन कितना है 250 kg, और इसमें पल्प का न्यू परसेंटेज। अब सूखे अंगूरों में अगर 10% पानी है तो पल्प कितना होगा 90%। तो x इंटू 20% बराबर 250 इंटू 90%। हम ऐसा लिख सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 2 से क्या 125 टाइम, 125 को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 1125 kg। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो हमारे पास अंगूरों का, ताजा अंगूरों का भार कितना आ जाएगा 1125 kg। चलिए नेक्स्ट, अगर अपन इसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना चाहें तो हम इस क्वेश्चन को रेशियो की मदद से भी कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को अगर अपन रेशियो की हेल्प से सीखने की कोशिश करें, इसी क्वेश्चन को अगर अपन रेशियो की हेल्प से सीखें तो हम लोगों को पता है कि जो हमारे पास फ्रेश ग्रेप्स है इनके अंदर जो सॉलिड पार्ट होगा या जो पल्प होगा और जो वाटर होगा, अगर 80% वाटर है तो पल्प कितना होगा 20%। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा मेरे पास 1:4। ऐसा हम कह सकते हैं। इसका जो रेशियो हमारे पास आएगा वो क्या 1:4 आ जाएगा। तो हमारे पास ये रेशियो 1:4 आया। अब हमें कह रहा है कि सूखे फलों में जो सूखे अंगूर हैं, जो ड्राई ग्रेप्स है उसमें 10% वाटर है। तो अगर अपन ड्राई ग्रेप्स की बात करें, उसके अंदर हम लोगों को पता है कि 10% अगर वाटर है तो पल्प कितना होगा 90%। इसका रेशियो क्या आएगा 9:1। अब हमें पता है कि ड्राई ग्रेप्स टोटल है 250 kg। तो हम लोगों को पता है कि 10 की वैल्यू 250 kg, तो 1 की वैल्यू 25 kg। तो यहाँ से 9 की वैल्यू, पल्प की जो वैल्यू आएगी वो 9 इंटू 25,
क्या 225 kg आ जाएगी? अब अगर 225 kg पल्प यहाँ पर है, किसी भी फ्रूट को सुखाया जाता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ पानी सूखता है। तो अगर पल्प अब 225 kg है, इसका मतलब पहले भी पल्प क्या होगा? 225 kg। तो 1 की वैल्यू होगा 225 kg। तो यहाँ से अगर अपन 4 की वैल्यू निकाल लें कि इसमें वाटर कितना था, तो इसका 4 टाइम कर दें तो क्या आ जाएगा? 900 kg। तो टोटल जो फ्रूट होगा वो इन दोनों का टोटल होगा, तो इन दोनों का एडिशन कर दें तो क्या आ जाएगा? 1125 kg। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हमारे 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है क्या? तो मैंने आपको दोनों तरीकों से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। हमारा जो फॉर्मूला था मिक्सचर का ओल्ड सॉल्यूशन वाला, उससे भी हमने इसको करा और रेशियो की हेल्प से भी करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। देखिए 60 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें हमें कह रहे हैं पाइप ए एंड बी आर फिलिंग पाइप व्हाइल सी इज एन एम्प्टिंग पाइप। ए एंड बी कैन fill a tank in 72 and 90 minutes respectively. When all the three pipes are open together, the tank will filled in 2 hours. A and B are open together for 12 minutes, then closed and C is open. The tank will be empty after how much time? हमें टाइम बताना है कि कितने समय के बाद टैंक हमारा खाली हो जाएगा। अब देखो हिंदी में अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मिसिंग है, तो वो मैं आपको करेक्शन करवा देता हूँ। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप हैं, जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। भरने के बाद यहाँ जो भर सकते हैं उसके बाद हमें कुछ वर्डिंग लिखनी, भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं तो टैंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू कर दिया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू करते हैं तो टैंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। तो ये जो हमारा पोर्शन है, इसके बाद हम लोगों को ये वर्डिंग ऐड करनी है हिंदी के अंदर, ये डाटा मिसिंग था। चलिए अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आते हैं अपन। हमें सबसे पहले दे रखा है ए इसको 72 मिनट में फिल कर सकता है, बी इसको 90 मिनट, और अगर तीनों एक साथ ओपन कर दिए जाए, तीनों अगर एक साथ ओपन कर दिए जाए तो ये 120 मिनट या 2 आवर्स में फिल हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोगों को यहाँ टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या हमारे पास 360 आ जाएगा। ए 72 मिनट में 360 मटके अगर फिल करता है तो ए की एफिशिएंसी 5, बी 90 मिनट में अगर 360 मटके फिल करता है तो इसकी एफिशिएंसी 4, और तीनों की एफिशिएंसी हमारे पास क्या आ जाएगी? 3। अब हमें पता है ए और बी दोनों ने मिलकर 9 मटके फिल करे, तीनों ने मिलकर सिर्फ 3 मटके फिल करे। इसका मतलब सी क्या होगा? कितने मटके खाली करता है? 6। सी की एफिशिएंसी हमें -6 मिल गई। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमें यहाँ पर तीनों की एफिशिएंसी निकालना था। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, हमने ए और बी को ओपन करा और 12 मिनट के बाद हमने इनको क्लोज कर दिया और उसके बाद सी को ओपन कर दिया। अब हमें बताना है हमारी टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ए और बी दोनों मिलकर हर मिनट 9 मटके भरते हैं, तो 12 मिनट में कितने मटके भर देंगे? 108। अब 108 मटके हैं जब टंकी में काम करने के लिए सी आया। सी हर मिनट 6 मटके खाली करता है, तो 108 मटकों को खाली करने में टाइम कितना लेगा? टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो 108 बटा के अंदर सी की एफिशिएंसी -6, माइनस किसको दिखा रहा है? खाली करने को। तो यहाँ से क्या जाएगा? 108 बटा 6 क्या जाएगा? 18 मिनट। तो ये से क्या करेगा? 18 मिनट में खाली कर देगा। कह पाएंगे क्या? क्लियर है भाई? ये क्वेश्चन हमारे पास बड़ा इजी सा है। हिंदी में इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो वो मैंने आपको करेक्शन करा दी। कहीं भी आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हमें कह रहा है 3 जो हमारे पास कार है इनकी चालों का अनुपात स्पीड्स का रेशियो दे रखा है। एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इन कारों के द्वारा लिए गए समय का अनुपात हमें बताना है कि क्या होगा। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। हमें एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, एक निश्चित दूरी। तो देखिए ध्यान देना, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो क्या स्पीड और टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं? ऐसा हम सब लोग जानते हैं। तो हमें पता है कि 3 जो कार है, इन तीनों कारों की स्पीड का जो रेशियो है
वो हमें 2:3:4 दे रखे, तो इनके टाइम का रेशियो क्या स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, तो क्या 1/2:1/3:1/4 होगा। अगर हमें इनका एग्जैक्ट टाइम का रेशियो चाहिए तो सबको अपन क्या करें, इस रेशियो में फ्रैक्शन वाली वैल्यू 2, 3, 4 है, तो सबको क्या 12 से अपन मल्टीप्लाई कर दें। सबको अगर अपन 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12/2 6, 12/3 4 और 12/4 3, तो इनका रेशियो क्या आ गया 6:4:3। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। 61 नंबर का आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन डी आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्लियर है क्या, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन बड़े इजी आए हमारे पास। सबसे पहले एक क्वेश्चन था प्रॉफिट एंड लॉस का, और सेकंड क्वेश्चन ये हमारे पास आ गया टाइम एंड डिस्टेंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, ये पेपर का 12वां क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारे पास है अलजेब्रा का। हम लोगों को एक इक्वेशन, एक कंडीशन दे रखी है, तो हमें x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो, जब अलजेब्रा का क्वेश्चन आता है आपको देखना है कि आपको x चाहिए, तो मैंने सोचा ये जो रूट वाली दोनों टर्म है इनको एक साथ ले आऊं, और जो बिना रूट के टर्म्स है उनको एक साथ ले जाए। तो देखिए क्या होगा, अगर हम इसको लिखें रूट में x माइनस ए अपॉन x माइनस बी माइनस में, रूट वाली सेकेंड टर्म अगर इधर लाऊं तो वो माइनस की हो जाएगी, x माइनस बी अपॉन x माइनस ए, ये हमारे पास आ जाएगा। इक्वल में हमारे पास क्या जाएगा, ए बी। अब देखो इक्वल में अगर मैं उसको उधर ले जाऊं तो मेरे पास ये वाली जो टर्म आएगी इधर आती माइनस की हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूं, बी अपॉन एक्स माइनस में क्या आएगा, ए अपॉन एक्स। सबसे पहले हम अगर इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा, रूट में एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। अगर इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, अब एलसीएम लिया तो ऊपर x माइनस ए का होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर से होल रूट कैंसिल हो जाएगा, माइनस में क्या जाएगा x माइनस बी। यहाँ अगर अपन एलसीएम ले तो एलसीएम x आ जाएगा, ऊपर क्या आएगा b माइनस ए। अब देखिए अगर अपन ऊपर वाली टर्म को देखें तो ये जो माइनस के अंदर है तो माइनस एक्स प्लस बी बनेगा, x से x कट जाएगा, तो क्या आएगा b माइनस ए अपॉन में रूट में x माइनस बी इंटू में x माइनस ए बराबर b माइनस ए अपॉन में x। b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल। अब अगर अपन इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल आ जाएगा रूट में x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। अब ये रूट हटाने के लिए अगर अपन इसका स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, x माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स माइनस में ए एक्स प्लस ए बी, ये हमारे पास आ जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये दोनों माइनस की टर्म इधर आती प्लस की, बी एक्स प्लस ए एक्स बराबर ए बी, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए बी अपॉन में बी प्लस ए, ये हमारे पास आ जाएगा। ए बी अपॉन में बी प्लस ए या ए बी अपॉन में ए प्लस बी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ये हमारे पास अलजेब्रा का क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। क्लियर है क्या आप सब लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। 63 नंबर क्वेश्चन, ये अगेन हमारे पास जो है वो अलजेब्रा का क्वेश्चन आ गया। हमें दे रखा है 2x माइनस 1/2x बराबर 6, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। इसका मान हमें बताना है कि क्या होगा। अब देखिए ध्यान देना, हमें दे रखा है 2x माइनस 1/2x बराबर 6, और हम लोगों को जो टर्म चाहिए वो है x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर। तो ये क्या x प्लस 1/4x या x माइनस 1/4x, इसका स्क्वायर से बनेगी कि। अब हमें यहाँ पर माइनस वाली टर्म पता है, इसका मतलब हमें माइनस वाली टर्म यूज करनी पड़ेगी। हमें क्वेश्चन में 2x माइनस 1/2x दे रखे हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, x माइनस 1/4x। तो अगर मैं जो दे रखा है उसमें अगर 2 का डिवाइड कर दूं, 2 से अगर डिवाइड करने पर तो क्या जाएगा, x माइनस 1/4x बराबर 3। अब अगर अपन इसका स्क्वायर कर दें तो x स्क्वायर प्लस 1/16x स्क्वायर माइनस में 2x इंटू
1/4x बराबर 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए बी। तो उस हिसाब से हमने ये सारी टर्म लिख दी, x से x कैंसिल, 2 से क्या 1 टाइम, ये क्या 2 टाइम, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर इक्वल क्या आ जाएगा 9 प्लस 1/2। तो आंसर क्या आ जाएगा 9 से 1/2। या हम इसको क्या लिख सकते हैं 19/2। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। ये हमारे पास 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 64 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। हम लोगों को दे रखा है यदि अल्फा 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 का मतलब 0 से 90 डिग्री है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में दे रखा है, और हमें दे रखा है 2 sin अल्फा प्लस 15 cos स्क्वायर अल्फा बराबर 7। तो हमें कोट अल्फा का मान बताना है कि क्या होगा। तो देखिए ध्यान देना, 2 sin अल्फा प्लस 15 कोस स्क्वायर अल्फा को क्या हम 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं, इक्वल किसके आ जाएगा 7 के। तो 2 sin अल्फा प्लस 15 माइनस में 15 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल हम 7 लिख सकते हैं। अब ये स्क्वायर वाली टर्म नेगेटिव है तो उधर जाती है प्लस की हो जाएगी, तो 15 साइन स्क्वायर अल्फा, ये 2 साइन उधर जाती माइनस का 2 sin अल्फा बराबर 7 और 15 उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का, 7 माइनस 15 क्या आएगा -8 बराबर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, 15 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 sin अल्फा -8 बराबर 0। अब हमें -2 के ऐसे दो टुकड़े चाहिए जिसका टोटल तो -2 हो और मल्टीप्लाई 15 इंटू -8 माइनस का 120 हो। तो अगर -2 के हम दो टुकड़े सोचें तो माइनस का 12 और प्लस का 10 सोच सकते हैं, दोनों का टोटल क्या बनेगा -2 और दोनों का मल्टीप्लाई क्या -120 बन रहे। तो यहां से अगर हमें साइन अल्फा की वैल्यू चाहिए तो हमने ये दो टुकड़े जो सोचे इनके साइन चेंज कर दें, +12 और -10। सेकेंड थिंग जो साइन स्क्वायर अल्फा के साथ वैल्यू उसका डिवाइड कर दें, तो इनमें अपन 15 का डिवाइड कर दें, तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाऊंगा 4/5, और ये मेरे पास माइनस में वैल्यू है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव नहीं होता, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई 4/5। अब देखिए ये अल्फा हमारे पास बना, ये 4 है हमारे पास, ये 5 है। अब साइन अल्फा हम लोगों को पता है कि क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए हम लोगों ने क्या करा परपेंडिकुलर की जगह 4 और हाइपोटेनियस की जगह 5 रखा। तो बेस हमारा क्या जाएगा 3। हमें वैल्यू किसकी चाहिए कोट अल्फा की। तो कोट अल्फा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर बेस क्या है 3, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 4, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 3/4, ऑप्शन क्या जाएगा सी। चलिए ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, हम लोगों ने ये क्वेश्चन करा। फर्स्ट क्वाड्रेंट होने के कारण हमने इसकी नेगेटिव वैल्यू को नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। हम लोगों को कह रहे हैं ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ runs around the inside of rectangle field 38 meter long and 32 meter wide. If the path occupies 600 meter square, then width of the path is। हमने एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 38 मीटर और चौड़ाई 32 मीटर है, इसके अंदर की ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया जिसका एरिया 600 है। तो हमें इस रास्ते की चौड़ाई बतानी है कि क्या होगी। अब देखो ये अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी लेंथ है 38 मीटर और चौड़ाई हमारे पास है 32 मीटर, इसके अंदर अगर अपन एक रास्ता बनाए तो ये हमारे पास वो रास्ता हो गया। हमें इस रास्ते की चौड़ाई बतानी है कि क्या होगी। हम मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई x है और इसका एरिया हमें क्या दे रखा है 600। तो अब देखो सबसे पहले मैं पूरे का अगर एरिया निकालूं तो क्या 38 इंटू 32 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 8 3 24, 30 और 1 31, 1 3 कैरी आ गया। तो क्या आ गया 1216। ये इसका मल्टीप्लाई आ गया। इसमें से अगर 600 इस पाथ का एरिया है तो इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या 616 आ जाएगा। इसका मतलब ये अंदर वाला जो फील्ड है,
अंदर वाला जो भाग है इस फील्ड का एरिया कितना होना चाहिए 616। अब मुझे पता है यहाँ चौड़ाई x होगी, यहाँ भी x होगी, तो ये माइनस करूँ दोनों साइड, तो अंदर वाली जो लंबाई आएगी वो क्या 38 माइनस में 2x, और चौड़ाई जो आ जाएगी वो 32 माइनस 2x आ जाएगी। अब अपन ऑप्शन से कोई ऐसी वैल्यू उठा लेते हैं जिससे ये दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 616 बन जाए। तो अगर सबसे पहले मैं 3 चेक करूं तो 3 2 जा 6 बना, तो 38 में से अगर मैं 6 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 32 आएगा। 32 में से अगर अपन 6 सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा 26। दोनों का मल्टीप्लाई करा, 6 दूनी 12, लास्ट का डिजिट 2 बन रहा है, जबकि हमें 6 चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन 5 चेक करा तो L की वैल्यू क्या होगी 38 माइनस 10, 38 माइनस 10, तो ये 28 आ जाएगी। B की वैल्यू 32 माइनस 10, 22 आ जाएगी। दोनों के मल्टीप्लाई का लास्ट डिजिट 6 बन रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है, चेक कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 16 और 20 और 1 21, कैरी आ गई 2, ये क्या आ जाएगा 616। ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन बी। तो हमने इस क्वेश्चन को ऑप्शन की मदद से कर लिया। क्लियर है क्या आप सब लोगों को? ये क्वेश्चन हमने ऑप्शन की मदद से करा। अगर हम ऐसे नहीं करते तो हमें इसको कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती, फिर हमें उसका आंसर निकालना पड़ता। हम क्या लिखते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई 616 के बराबर लिखते तो x की वैल्यू निकालते, तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इस पेपर का 16 नंबर क्वेश्चन। हमें कह रहे हैं पानी की एक टंकी की कैपेसिटी 8000 लीटर है, इसकी बाहरी विमाएं हमें दे रखी है, इसकी दीवारें 5 सेंटीमीटर मोटी हैं, तो हमें इसकी तली की मोटाई बतानी है कि क्या होगी। चलिए देखिए, हमें वॉल्यूम पता है कि पानी की टंकी का वॉल्यूम कितना है 8000 लीटर। हम लोगों को पता है 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो वॉल्यूम को क्या हम 8 मीटर क्यूब कह सकते हैं। इसका मतलब इस टैंकी के अंदर जो पानी आ रहा है वो 8 मीटर क्यूब आ रहा है। अब हमें पता है इसकी बाहर से लंबाई 3.3 मीटर, चौड़ाई 2.6 मीटर और गहराई हम लोगों को दे रखी है 1.1 मीटर। अब देखिए ध्यान देना, अगर मैं कोई इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर हम लोगों को दे रखी, तो ये टैंकी अगर अपन इस तरह से बनाए तो हमें पता है कि इसकी ये जो मोटाई है ये हम लोगों को कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर इस साइड आएगा और 5 सेंटीमीटर इस साइड आएगा, तो दोनों को मिलाकर 10 सेंटीमीटर हमारे पास बन जाएगा। 10 सेंटीमीटर को अगर अपन मीटर में बदलें तो 100 से डिवाइड कर दें तो क्या 1/10 मीटर, या मैं क्या 0.1 मीटर कह सकता हूँ। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई इन दोनों में से अगर मैं 0.1 कम कर दूं तो अंदर से लंबाई आ जाएगी 3.2 मीटर। इसमें से भी अगर 0.1 कम कर दूं तो हमारे पास अंदर से चौड़ाई आ जाएगी 2.5 मीटर। हमें अंदर की हाइट चाहिए, मान लिया वो h है, तो यहाँ से क्या होगा, इसका अंदर का जो वॉल्यूम है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, वो क्या इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 3.2 को अगर अपन 2.5 से मल्टीप्लाई करें तो 3.2 का डबल 6.4 और आधा 1.6, तो क्या बनेगा 8 इंटू एच बराबर 8। तो h की वैल्यू क्या है 1। इसका मतलब अंदर से हाइट क्या है 1 मीटर, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर क्यूब है, ये भी सब मीटर में है, तो हाइट क्या है 1 मीटर। जबकि हमें बाहर से इसकी हाइट क्या दे रखी है 1.1 मीटर। इसका मतलब इसकी जो मोटाई होगी वो क्या होगी 0.1 मीटर। अब सारे आंसर डेसीमीटर में, तो 0.1 मीटर को क्या हम 1 डेसीमीटर कह सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन ए। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले भाई अपन। अब देखो 67 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कर रहा है, ए सम ऑफ मनी ₹48,600 रुपीज बिकम 1,15,200 इन 4.5 ईयर, देन इन 7.5 ईयर इट विल बिकम हाउ मच इफ इट इज गिवन ए कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। 48,600 रुपये 4.5 साल में बढ़कर 1,15,200 रुपये हो जाते हैं। तो 7.5 साल में बढ़कर यह धनराशि कितनी होगी हमें ये बताना है। और क्वेश्चन किसका है, सीआई का। तो देखो सीआई में अगर अपन सबसे पहले बात करें, हम लोगों को अमाउंट का फॉर्मूला आता है। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए बराबर P इंटू 1 + R/100 की पावर
टी, ये हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ से देखिए, हम लोग अगर बात करें, अमाउंट हमारे पास है 115200, प्रिंसिपल हमारे पास है 48600, बराबर क्या हम इसको 1 + r/100 की पार टाइम हमें दे रखा है 4.5 साल, तो उसको 4.54 से 1/2 या 9/2 लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर लिखा। अब सबसे पहले हमें इस पोर्शन को सोल्व करने की जरूरत है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल। अगर अपन इसको कैंसिल करें, अगर अपन इसको काटने की कोशिश करें, तो देखो हमारे पास क्या होगा, ये 9 से कट जाएगा। 9 से अगर काटें, 9 5 45, बच जाएगा 3 36, फिर चला जाएगा 4 बार। 9 से क्या एक बार बच गया, 2 25, फिर चला जाएगा 9 दूनी 18, बच जाएगा 72, चला जाएगा 8 बार। फिर अगर 2 से काटें तो ये 64, ये 27। तो क्या 64/27 बराबर क्या 1 + r/100 की पार 9/2। अब 64 और 27 क्या 4 और 3 के क्यूब होते। अगर मैं दोनों साइड इसकी पावर का इन्वर्स कर दूं, तो यहाँ से 9/2 को अगर मैं यहाँ चेंज कर दूं, तो ये 2/9 इधर आ जाएगा। तो ये क्या 1 + r/100 आएगा। तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल। तो क्या 1 + r/100 की वैल्यू क्या 4/3 की पार 2/3 आ जाएगी। सबसे पहले हमें ये वैल्यू मिल गई। अब हमें नई अमाउंट बतानी है कि क्या होगी। टाइम हमें दे रखा है 7.5 ईयर। तो देखो, अब अगर अपन बात करें अमाउंट का फॉर्मूला P × 1 + r/100 की पार टी। अब हमें टाइम दे रखा है 7.5 ईयर, या हम इसको 15/2 ईयर लिख सकते हैं। तो देखिए, अब अमाउंट फाइंड करें। अगर अपन प्रिंसिपल है 48600, 1 + r/100 की वैल्यू हमने क्या ली 4/3 की पावर 2/3, और इसकी पूरे की पावर क्या आ जाएगी 15/2। तो अब देखो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 4/3 की पावर 2/3 इंटू में 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 15 से चला जाएगा 5 बार। तो क्या आएगा 48600 4 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5। तो अब देखो, अगर अपन इसको लिखें 48600 4 की पावर 5 को अगर 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 का क्यूब 64 और 4 की स्क्वायर 16। और आप चाहो तो डायरेक्ट इसकी जगह 1024 1024 भी लिख सकते हो, अगर किसी को 4 की पावर 5 याद है तो। 3 की पावर 5 की बात करें, 3 9 27 81 और 243। अब 243 से चला गया 200 टाइम, तो 1024 को अगर 200 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 2048 और लास्ट में 20, तो क्या आ जाएगा 2,04,800। ये हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर नंबर बी। तो हम लोगों का 67 का आंसर आ गया। अब इसमें पावर जो बड़ी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आ रही थी, इसलिए हम लोगों को इस क्वेश्चन को ऐसे करना पड़ा, क्योंकि टाइम हमारे पास एक जगह 4.5 साल था 4.5 ईयर, और एक जगह टाइम हमारे पास 7.5 ईयर था। तो हम लोग इसका कोई भी रिलेशन डायरेक्ट नहीं निकाल पा रहे थे। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बता सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 68 नंबर कह रहे, अगर एक वस्तु को x रुपए में बेचा जाए तो लॉस होता है L% का, y रुपीज में बेचा जाए तो प्रॉफिट होता है P% का, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। अब देखो, अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, हम इसको स्टार्टिंग में बेच रहे हैं x रुपीज में, तो लॉस हो रहा है L% का। फिर अगर हम इसको बेचें, अगर इसको बेचें y रुपीज में, तो हम लोगों को पता है कि प्रॉफिट होगा P% का। तो यहां से देखो, अगर मैं कहूं कि इसके लिए हम कोई वैल्यू मान लें, मान लिया कि दोनों टाइम हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था, पहले हमें 10% का लॉस हो गया, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या जाएगा 90 रुपीज़। सेकेंड टाइम हम कहें कि अगर हमें 20% का प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस क्या जाएगा 120 रुपीज़। तो हमने कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया, लॉस की जगह 10% और प्रॉफिट की जगह 20% ले लिया, और हमारे पास हम लोगों ने x और y की वैल्यू 90 और 120 आ गई। तो ये वैल्यूज अगर अपन ऑप्शन में रखें और जिस ऑप्शन को सोल्व करने पर हम लोगों को 100 मिल जाए, तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन ए अगर अपन चेक करें,
y माइनस एक्स अपॉन में प्रॉफिट प्लस लॉस, y की वैल्यू 120 माइनस में x 90 अपॉन में प्रॉफिट और लॉस 20 और 10, 20 और 10 30, दोनों का टोटल 30 बना, तो 30 अपॉन 30 क्या बना 1। अब देखो ये 1 बना, अगर इनटू में 100 होता तो हमारा आंसर आ जाता। तो सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए इसके इनटू में 100। तो कोई ऐसा ऑप्शन है क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में हमें इनटू में 100 दे रखा है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सी। हम इसकी जगह 10 20 की जगह अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या गया? सी। तो हमने इसकी वैल्यू जूम करके इस क्वेश्चन को बड़ी जल्दी कर लिया। नेक्स्ट देखो 69 नंबर क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ए बी व्यास है, ए बी हमारे पास डायमीटर है, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। अब देखो जो डायग्राम बना हुआ उसमें हमें ए बी डायमीटर नहीं लग रहा, तो अगर मैं कहूँ कि एक अपन अलग से डायमीटर बना ले, ए बी हमारे पास एक सर्किल का डायमीटर हुआ, यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है, ए और सी को हमने मिला दिया, ये एंगल हमें एक्स दे रखे और ये एंगल है 110। अब देखिए ध्यान देना, इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो क्या ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर में आमने सामने के एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ये 110 है, तो ये कितना आएगा? 70 डिग्री। और ए बी अगर सर्किल का डायमीटर है, तो सर्किल का डायमीटर हमेशा हमेशा सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये 90 डिग्री बना, ये 70 डिग्री, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। तो ये बचा हुआ एंगल कितना आ जाएगा? 20 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 20 डिग्री। आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कह पाएंगे क्या? बस हम लोगों ने क्या करा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी लगाई कि उसके आमने सामने के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और सेकंड हम लोगों ने कहा कि जो डायमीटर है वो हमेशा सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री का कोण बनाता है और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इसकी मदद से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 नंबर पर। हमें कह रहा है दो वृत्त जिनके सेंटर ए और बी हैं, इनकी रेडियस हमें 3 और 5 दे रखी है, एक दूसरे को अंतःस्पर्श करते। यदि खंड ए बी के लंब समद्विभाजक वृत्त को पी और क्यू पर मिलते, तो हमें पी क्यू की लंबाई बतानी है कि क्या होगी। दो सर्किल हैं जिनके सेंटर ए और बी हैं और रेडी हमें दे रखी है रेडियस 5 और 3, टच ईच अनदर इंटरनली इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेगमेंट ए बी मीट द सर्किल इन पी एंड क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो देखिए ध्यान देना, अगर अपन इस क्वेश्चन का ये डायग्राम बना लें, हमें कहा गया कि दो सर्किल हैं वो एक दूसरे को इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इनके सेंटर ए और बी हैं। अब हमें कह रहे हैं कि पी क्यू जो है वो ए बी का साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हमें पी और क्यू की लेंथ फाइंड करनी है कि क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन पर अगर अपन आए, हम लोगों को पता है कि ए सी जो होगी वो 5 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि पहले सर्किल का सेंटर ए और पहले सर्किल की रेडियस 5 है। दूसरे सर्किल का सेंटर बी है, तो बी सी क्या 3 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ से अगर मैं ए बी निकालूं, तो ए बी हमारे पास क्या ए सी माइनस बी सी आ जाएगी। ए सी 5 है, बी सी 3 है, तो 5 माइनस 3 क्या आया? 2। इसका मतलब इस ए बी की जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी आ गई? 2। अब पी क्यू इसका साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो ओ पॉइंट है इसको दो इक्वल साइड में डिवाइड कर देगा, तो मैं 1 और 1 लिख सकता हूँ। अब मुझे पता लग गया ओ ए 1 है। अब मुझे पी क्यू की लेंथ चाहिए, तो ए को अगर मैं पी से मिला दूं तो ये क्या 5 होगी, बड़े वाले सर्किल की रेडियस। तो ये 5 है, ये 1 है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। देखो अगर अपन इसका डायग्राम अलग से यहाँ पर इस तरह से बना लें, ये हम लोगों का पॉइंट ए है, ये ओ है, ये 1 है, ये पॉइंट पी है, ये 5 है। तो यहाँ पी ओ की लेंथ अगर निकालें तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, रूट में 24 को क्या हम 4 इंटू 6 लिख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा 2√6। तो पीओ की लेंथ अगर 2√6, हमारे पास अगर ये ऊपर वाली लेंथ 2√6 आई, तो ये अपॉन वाली लेंथ भी 2√6 आएगी। सेम इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, और एंगल बाइसेक्टर्स को दो बराबर पार्ट्स में बांटते हैं, तो 2√6 प्लस 2√6 आंसर क्या आ जाएगा? 4√6। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, प्लस इस डायग्राम की मदद से हम लोगों ने ए बी की लेंथ फाइंड कर ली कि वो क्या है 2, तो उसका बाइसेक्ट करा तो 1 1 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल सकते हैं।
इस पेपर के हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। हमें कह रहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टीवी टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट इज 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टीवी टावर। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम बनाना। तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास प्लेन है, धरातल है, यहाँ पर हमारे पास 7 मीटर कोई ऊंची बिल्डिंग है और ये हमारे पास कोई एक टीवी टावर है। हमें कह रहे हैं इस बिल्डिंग के शीट से, हाइट से हम लोगों ने अगर इस टीवी टावर को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। फिर हमें कह रहे हैं अगर हम इस टीवी टावर के बेस को देखें, बॉटम को देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से कितना है 45 डिग्री। ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। अब जब दोनों एंगल सेम है तो दोनों के सामने की साइड भी सेम, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि ये साइड कितनी होगी 7। अब जब ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगी। ये 60 डिग्री तो ये 30 डिग्री। अब 30 डिग्री के सामने की साइड स्मॉल साइड होती है और 60 डिग्री के सामने की साइड इसकी √3 टाइम, तो ये क्या 7√3 हो जाएगी। और ये 7 है तो ये भी 7 होगी। तो टीवी टावर की हाइट क्या 7 + 7√3 है। तो 7 अगर अपन यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 7 × 1 + √3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये हमारे पास टीवी टावर की हाइट आ गई। हम लोगों को ये ध्यान होना चाहिए कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री ये जो एंगल्स है इनके सामने की साइड्स का जो रेशो होता है वो 1:√3:2 होता है। तो 30 डिग्री के सामने 7 तो 60 के सामने इसकी √3 टाइम, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 72 नंबर पर। अब ये क्वेश्चन जो है वो हमारे पास है डीआई का क्वेश्चन। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, हम लोगों को 6 डिफरेंट टाइप ऑफ, हमने सबसे पहले डाटा पढ़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग बाय कंपनी ओवर 2 ईयर। 6 डिफरेंट टाइप के फोन्स का प्रोडक्शन हम लोगों को दिखा रखा है। ए से हमें इनको एफ तक नाम दे रखा है। फिर हमें इसमें दे रखा है द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन ऑफ वेरियस मॉडल ऑफ द मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन 2007 एंड 2008। टोटल प्रोडक्शन हम लोगों को 2007 में दे रखा है 35 लाख और 2008 के अंदर हमें दे रखा है 44 लाख। तो यहाँ से हम लोगों को कुछ क्वेश्चन के आंसर देने। चलिए कह रहे वर्ष 2007 में ए, बी और ई मॉडल के मोबाइलों की टोटल संख्या बतानी है कि क्या होगी। ए, बी और ई, तो ए, बी और ई तो यहाँ तक आ गई, ये 45 मेरे पास बन गया 45%। फिर उसके बाद ई की अगर अपन बात करें तो ई यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, तो ये क्या 15% ये बन जाएगा। 45 + 15 क्या 60% बन जाएगा। अब 60% हमारे पास बन गया। टोटल प्रोडक्शन कितना था 35 लाख। 2007 में 35 लाख था, इसका हमें कितना परसेंट निकालना है 60%। तो 35 लाख का अगर अपन 60% अगर निकालें तो क्या आ जाएगा 21 लाख। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 72 का आंसर क्या है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73 नंबर पर। सेम वही उसी ग्राफ का क्वेश्चन है। हमें क्या कह रहा है वर्ष 2007 और 2008 में किन मॉडल के मोबाइलों के उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम था। फॉर विच मॉडल वाज द परसेंटेज वेरिएशन इन द प्रोडक्शन फ्रॉम 2007 to 2008 इज मैक्सिमम। चलिए देखिए हमें ऑप्शन दे रखा है बी, सी, सी, डी और ई और ए और बी। चलिए कोशिश करते हैं। देखो ए का प्रोडक्शन यहाँ था 30, यहाँ आते आते क्या हो गया 40। ए का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, कह सकते हैं ए का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। ए हमारे पास किस में है, ए की ऑप्शन में। चलो और भी चेक कर लेते हैं। फिर अगर अपन सेकंड बी के लिए चेक करें तो बी के लिए हम लोगों के लिए बना। फिर यहाँ पर अगर अपन देखें नेक्स्ट बी का अगर अपन यहाँ देखें तो ये यहाँ क्या इंक्रीज हो गया, बिल्कुल। यहाँ पहले 10 था 15 हो गया, तो बी भी इंक्रीज हो रहा है, ए भी इंक्रीज हो रहा है और बी भी इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हमें ऑप्शन डी लग रहा है। अगर अपन इसमें और चेक करें, हम लोग यहाँ सी को चेक करें तो देखो सी का पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, डी का हमारे पास सेम लग रहा है, ई का हमारे पास कम हो गया, एफ का भी कम हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ए और बी का बढ़ा है, ए की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज हुई है और बी की वैल्यू यहाँ पहले हमारे पास 10 थी, अब फिर ये इंक्रीज हो गई, हमारे पास ये 15 तक पहुँच गई। तो अपन कह सकते हैं कि दोनों इंक्रीज हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 74 नंबर।
74 नंबर कह रहे हैं व्हाट वाज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ बी टाइप मोबाइल प्रोडक्शन इन 2007 एंड 2008। 2007 और 8 में हमें बी टाइप के मोबाइल प्रोडक्शन के बीच का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। 2007 में अगर अपन बी का प्रोडक्शन देखें तो क्या 15% था और 15% किसका, 35 लाख का। इसका अगर अपन 15% निकाल लें तो 10% 3,50,000 और 5% इसका आधा 1,75,000। तो हमारे पास टोटल कितने बन गए, 5,25,000। तो हमारे पास बी का प्रोडक्शन हुआ मोबाइल बी का 5,25,000 2007 में। 2008 की अगर अपन बात करें तो 2008 के अंदर अगर अपन यहाँ बी को चेक करें तो बी हमारे पास यहाँ 40 से शुरू होकर 60 तक आ रहा है। तो 20% प्रोडक्शन हुआ। 20% किसका, 44 लाख का। 44 लाख का अगर अपन 20% निकालें तो 10% क्या, 4.4 लाख, 4,40,000। तो 20% क्या, 8,80,000। तो यहाँ इसमें बने 5,25,000, यहाँ हमारे पास बन गए 8,80,000। दोनों का डिफरेंस निकालें तो 8,80,000 मोबाइल में से 5,25,000 अपन अगर लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3,55,000। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। 74 का आंसर क्या आ गया, ए। तो डीआई के तीनों क्वेश्चन बड़े इजी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। हमें कह रहे एक 180 में x% की हम कमी कर दें। इफ डिक्रीजिंग 180 बाई x% गिवन द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 60 बाई x%, then x% of 410, then x% of 410 will be more than x plus 20% of 210, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। हमें इसको पॉइंट में 2 डिजिट तक फाइंड करना है। कह रहे 180 में x% की कमी करें और 60 में, अब ये परसेंटेज गलती से लिखा हुआ है, 60 में x% की वृद्धि करने पर हमें सेम रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो हमें 410 का x% और 210 का x प्लस 20% से कितना अधिक है ये बताना है। अब देखो कई लोग तो क्या करते हैं, जब x% की 180 में कमी करी और 60 में x% की वृद्धि करी तो उनको देख के पता लग जाता है कि 180 में से अगर अपन x% कम करें और 60 में x% बढ़ाएं तो रिजल्ट सेम मिलता है। तो उनको लगता है कि यार ये 50 है। 180 को 50% कम करा तो कितना है, 90। 60 को 50% बढ़ाया तो 60 का 50% 30 बढ़ा दिया तो भी क्या है, 90। तो उनको पता लग जाता है कि x की वैल्यू क्या है, 50। x की वैल्यू क्या आ गई, 50। ये पता लग गया। अगर आपको ये ऐसे पता लग जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, 410 का x% निकालना है। तो इसका मतलब 50% निकालना है। तो क्या आ गया, 205। 410 का हाफ कर दिए। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है 210 का x प्लस 20%। 50 प्लस 20 क्या आ जाएगा, 70%। इसका 70% अगर निकालें तो क्या आ जाएगा, 147। हमें बताना है 400 का 10 का x% जो है वो 210 के इस परसेंट से कितना अधिक है। तो देखो 205 147 से कितना ज़्यादा है, क्या हम कह सकते हैं 58 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, 147 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू कर दिया 100% से, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब देखो अगर अपन इसको सोल्व करें तो क्या हम ये कह पाएंगे 5800 अपॉन में 147। तो 147 से अगर हम सोल्व करें 3 टाइम्स चला जाएगा। 21 4 × 12 14, एक कैरी आ गई 441। ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 139 1390। फिर ये चला जाएगा 9 पर। अब 39 के आसपास हमारा आंसर क्या, ऑप्शन डी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो इसका आंसर क्या है, डी। अब जिन लोगों को ये बात पता नहीं लगती कि x का मान 50 कैसे आया, तो देखो 180 को हमें x% कम करना है। 180 अपने आप में 100%। इसमें अगर हम x% की कम कर दें तो 180 का क्या 100 माइनस x% बचेगा। 60 में x% बढ़ाना है। 60 अपने आप में 100%। इसको अगर x% बढ़ा दें तो क्या इसका 100 प्लस x% हो जाएगा। और दोनों वैल्यू क्या होती है, सेम। तो क्या हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज गया, 60 से गया 3 टाइम। तो क्या आया, 300 माइनस में 3x बराबर 100 प्लस x। तो ये 3x इधर आते ही प्लस का 4x बराबर 200। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 50। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू 50 मिल गई। और चाहो तो आप डायरेक्ट सोच कर भी कर सकते हो। क्लियर है कि? तो हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस करे।
हम लोगों ने इस पेपर के पूरे 25 क्वेश्चन सोल्व कर लिए। चलिए बाकी करेंगे फिर अपन नेक्स्ट पेपर जब आएगा तो उसकी बात करेंगे। इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उन क्वेश्चंस का सोल्यूशन अच्छे से और दोबारा से अगर आपको ज़रूरत होगी तो देने की कोशिश करूँगा। चलिए थैंक यू भाई।